हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म का एक नया चैप्टर। ये चैप्टर क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके क्या है बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से क्या होते हैं, बहुत सारे प्रश्न बड़े बड़े आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का ये चैप्टर है, नए साझेदार का प्रवेश। यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, नए साझेदार के प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो हम लोग पहले जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उससे ही क्या है ये रिलेटेड एक चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो नया साझेदार क्या होता है, फॉर्म में प्रवेश लेता है, तो उसके प्रवेश के समय क्या क्या लेखांकन की प्रक्रियाएं क्या होती है, एक अपनाई जाती है फर्म के द्वारा, वो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज इस चैप्टर का क्या होगा, कुछ बेसिक क्या होगा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक एक टॉपिक करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। यानी फर्म के अंदर क्या होगा, किसी नए व्यक्ति का प्रवेश होगा। ठीक है, और उसके प्रवेश के बाद क्या होगा, बहुत सारे फर्म में क्या होंगे, लेखांकन की प्रक्रियाएं क्या होंगी, अपनाई जाएंगी। जो पहले के पार्टनर है वो क्या करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार का प्रवेश होता क्या है, ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। ये लोग क्या कर रहे हैं, लगातार 10 साल या 20 साल से क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब इनको ये महसूस होने लगा है कि कोई एक पार्टनर और होना चाहिए। ठीक है, ताकि बिजनेस को क्या करें हम लोग और अच्छे से क्या करें, चला सकें या अपने बिजनेस को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। तो इन्होंने क्या किया, एक नए व्यक्ति जिसका नाम था सी को क्या किया, अपने बिजनेस से जोड़ा। ठीक है, तो ये लोग पहले क्या कर रहे थे, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, बिजनेस को चला रहे थे। अब इनके बिजनेस से क्या हो रहा है, एक नया पर्सन यानी सी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जब कोई फर्म में क्या होता है, नया साझेदार क्या होता है, आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। तो पहले क्या होता था कि पहले ये लोग क्या करते थे, पार्टनर्स थे ए और बी, ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1:1 में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी जो भी कमाते थे ये लोग, वो क्या करते थे, 1:1 में क्या करते थे, बांटते थे। तो मान लीजिए अगर ये लोग कमाते थे 30 रुपए, ठीक है, तो ये लोग कैसे बांटते थे आपस में, 15 रुपए ए का होता था और 15 रुपए बी का होता था। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नए पार्टनर को क्या कर रहे हैं, अपने फर्म में एंटर करा रहे हैं, यानी फर्म में प्रवेश दे रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं नए साझेदार का प्रवेश। अब जब नया साझेदार इनके फर्म में क्या होगा, प्रवेश करेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले उसको भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा इन दोनों को क्या करना होगा, देना पड़ेगा। यानी जब वो आएगा इनके साथ जुड़ेगा, तो जुड़कर कितने पार्टनर हो जाएंगे, ए बी और सी हो जाएंगे। तो सी क्या होगा, नया पार्टनर होगा। अब उस नए पार्टनर को इन लोगों को क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करना होगा, उसके साइड क्या होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये लोग क्या करते हैं, उसके साइड क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं और तीनों का रेशियो क्या बनता है, 1:1:1 बनता है। ठीक है, तो ये इन लोग का पहला क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब सी के आ जाने से फर्म में इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, 1:1:1। यानी पहले भी बराबर बांटते थे, अब भी ये लोग क्या कर रहे हैं, बराबर बांटते हैं। लेकिन अब ये लोग अगर 30 रुपए कमाएंगे, ठीक है, ए बी सी मान लीजिए 30 रुपए कमाएंगे, तो वो किस प्रकार बटेगा, वो बटेगा तीनों में बटेगा। पहले क्या हो रहा था, दो में बट रहा था, ए और बी में। तो 30 रुपए कमा रहे थे ये लोग, 15 रुपए ए के पास जा रहा था और 15 रुपए बी के पास जा रहा था। अब इनके फर्म में क्या है, एक नया पार्टनर आ गया है। तो नया जब पार्टनर आ गया तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल गया है। ठीक है, ये हम लोग पीछे वाले चैप्टर में सीखे हुए हैं। ठीक है, तो ये रेशियो बदला हुआ है। अब जो प्रॉफिट बटेगा 30 रुपया, वो 10, 10 और 10 बटेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, जब ये ए और बी क्या कर रहे थे, फॉर्म में बिजनेस कर रहे थे, तो ये लोग प्रॉफिट को 15 और 15 बांटते थे। लेकिन जब सी क्या हुआ, प्रवेश लिया फर्म के अंतर्गत, तो प्रॉफिट क्या हो गया, इन लोगों का कितना हो गया, ए का कितना हो गया 10, बी का 10 और सी को मिला 10। यानी इन दोनों के क्या होगी, प्रॉफिट में कमी आई। कितने की कमी आई, पहले ये 15 कमाता था, अब कितना कमा रहा है, 10। यानी 5 रुपए की क्या हो गई, कमी आ गई। इसी तरह बी भी पहले 15 कमा रहा था, अब क्या कर रहा है, 10 कमा रहा है। यानी इसने ए ने अपने 5 रुपए और बी ने अपने 5 रुपए, यानी टोटल 10 रुपए किसको दिया,
सी को दिया, इसीलिए सी का क्या बना, प्रॉफिट 10 रुपए बना। तो जब भी क्या होगा, कोई भी व्यक्ति क्या होगा, किसी फर्म में क्या होगा, प्रवेश लेगा, तो उसी को बोलेंगे नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। और जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा, तो जो पुराने साझेदार हैं यानी ए और बी हैं, उनको अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से का क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा उसके पक्ष में। अब ये भी याद रखिएगा कि जब क्या होगा, सी फर्म में प्रवेश लेगा, तो इन दोनों की क्या होगी, अनुमति उसको लेनी होगी, या ये दोनों सहमत होंगे तभी क्या होगा, सी का क्या होगा, प्रवेश हो पाएगा। अगर मान लीजिए ए चाहता है कि सी को हम पार्टनर बनाएंगे, लेकिन बी नहीं चाहता है सी को पार्टनर बनाना, तो सी क्या होगा, फर्म में प्रवेश नहीं ले पाएगा, यानी इनके फर्म में वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। वो पार्टनर तभी बनेगा जब ए और बी क्या होंगे, दोनों ही रेडी होंगे उसको पार्टनर बनाने के लिए। बिना दोनों के रेडी हुए वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो पार्टनर बनने के बाद क्या होगा, ये लोग अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेंगे, उसको देंगे, तभी ना वो पार्टनर बनेगा, क्योंकि वो जब फर्म में आएगा, इनके साथ मिलजुल कर बिजनेस करेगा, तो उसको भी प्रॉफिट में कुछ हिस्सा चाहिए। अब जब वो आएगा, ठीक है, एक नया पार्टनर आएगा, तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर आएगा। एक तो लेके आएगा आपका कैपिटल, ठीक है, और एक लेके आएगा गुडविल, ठीक है। गुडविल फिलहाल लेकर नहीं आएगा, गुडविल के बराबर अमाउंट क्या करेगा, इन लोगों को देगा। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, ए और बी 10 साल 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो इन लोगों की क्या होगी, फर्म की कुछ ना कुछ गुडविल बनी होगी, कुछ अच्छा खासा इन लोगों ने मार्केट में अपना रेपुटेशन बढ़ाया होगा, तो उस रेपुटेशन का प्रॉफिट क्या होगा, फिर सी को भी मिलेगा एडमिशन के बाद, ठीक है। तो सी को क्या होगा, उस रेपुटेशन का प्रॉफिट मिलेगा तो ही, ठीक है, लेकिन उस रेपुटेशन से अकॉर्डिंग क्या होगा, उसको कुछ पेमेंट भी इसको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बना बनाया तो गुडविल उसको मिल गया है इस इनके फर्म का, तो उस गुडविल का क्या होगा, वो फायदा उठाएगा। तो उस फायदे के लिए क्या होगा, सी को क्या करना होगा, कुछ गुडविल के हिस्से का अमाउंट क्या होगा, ए और बी को देना होगा। तो सी अपने साथ क्या होगा, कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा, ठीक है। जिस प्रकार ये दोनों लोग अपने प्रॉफिट का हिस्सा क्या करेंगे, सी के साइड में सेक्रीफाइस करेंगे, उसी आधार पर क्या होगा, सी अपने अपने साथ क्या होगा, कैपिटल लाएगा और फॉर्म में लगाएगा, फिर उसके साथ वो गुडविल के अमाउंट के बराबर क्या करेगा, ए और बी को क्या करेगा, कुछ पैसे देगा, क्योंकि कई सालों से बिजनेस ए और बी चला रहे हैं, और ए और बी के चलाने से बिजनेस क्या है, अच्छा खासा ग्रोथ किया गया है, ठीक है, ग्रोथ हुआ है उसका, तो ये क्या करेगा, गुडविल के बराबर क्या करेगा, पैसा पे करेगा। तो आप लोग बस याद रखेंगे कि क्या, जब भी नया साझेदार कोई भी आएगा, तो वो क्या करेगा, अपने साथ कैपिटल लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो वो कैपिटल और गुडविल नहीं भी ला सकता है। हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी नए साझेदार को गुडविल और कैपिटल लाना अनिवार्य है, ठीक है, वो चाहे तो ला भी सकता है और वो चाहे नहीं भी ला सकता है, ठीक है। तो जब नया साझेदार क्या होगा, फॉर्म में आएगा तो कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब क्या होगा, सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। आइए देखते हैं पहले साझेदार का प्रवेश होता क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से, देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से। यहाँ पे फर्म में कितने साझेदार थे, ए थे और बी थे, तो दोनों के सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में क्या करना, फर्म में सम्मिलित करना, क्या कहलाता है, साझेदार का प्रवेश कहलाता है। अभी मैंने बताया कि अगर ए रेडी है सी को पार्टनर बनाने में और बी नहीं रेडी है, तो सी क्या होगा, फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। दोनों को क्या है, सहमत होना आवश्यक है, अगर दोनों सहमत होंगे तभी क्या होगा, सी को क्या होगा, साझेदारी फर्म में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सभी साझेदारों की सहमति से जब किसी व्यक्ति को फर्म में प्रवेश दिया जाता है या फर्म में सम्मिलित किया जाता है या पार्टनर बनाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, नए साझेदार का प्रवेश बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अंतर्गत लिखा गया है, सेक्शन 31 के 1 के, मतलब कि उसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे लिखा हुआ है कि प्रायः फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई फर्म में कोई नया व्यक्ति क्या होता है, जुड़ता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, सी इनके क्या है, ए और बी के फर्म से जुड़ रहा है, ठीक है, तो सी को जोड़ने के पीछे कोई ना कोई क्या होगा, ए और बी का क्या होगा, मोटिव होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, तभी वो क्या कर रहे हैं, सी को अपने फर्म में जोड़ रहे हैं।
तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कि व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब बिजनेस बढ़ेगा कैसे, उसके लिए क्या होगा, हमें कैपिटल की आवश्यकता होगी। अब कैपिटल कौन देगा, सी देगा, नया पार्टनर। ठीक है, अब इनके पास इतना कैपिटल इनफ नहीं था कि बिजनेस चल नहीं पा रहा था, इनके पास उतनी पूंजी नहीं थी ए और बी के पास। तो ए और बी ने सोचा कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, हाँ उन्होंने सी को प्रवेश दिया और सी ने क्या किया, अपने साथ पूंजी लेकर आया। अब बिजनेस उससे क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो पहला वही लिखा हुआ है कि व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर, जब व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, नए साझेदारों को फर्म में क्या करते हैं, प्रवेश देते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, व्यवसाय के कुशल प्रबंधन के लिए। अब ए और बी क्या है, अच्छे से बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ और व्यक्तियों की जरूरत पड़ रही है। तो व्यवसाय के अच्छे प्रबंधन के लिए, कुशल प्रबंधन के लिए नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। अगर व्यवसाय के अंदर किसी योग्य या अनुभवी यानी एक्सपीरियंस वाले पर्सन की जरूरत है, तो उस समय क्या होता है, नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने एवं मृत्यु पर। अब इन दोनों में से क्या हुआ, कोई फर्म से क्या हुआ, अवकाश ले लिया यानी रिटायर हो गया, या किसी की मृत्यु हो गई, तो उस समय क्या होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय क्या किया जाता है, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। तो ये रीजन हो सकता है। इसके बाद व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करने के लिए, व्यवसाय के गुडविल को बढ़ाने के लिए। अब हो सकता है कि क्या है, सी बहुत फेमस है मार्केट में, ठीक है, तो सी को क्या है, ये लोग जोड़ेंगे, तो जैसे ही ये लोग जोड़ेंगे तो इनके क्या होगी, इनके बिजनेस की ऑटोमेटिक क्या होगी, गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करने के लिए नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। ये सब कारण होते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि व्यवसाय में प्रतियोगिता को कम करने के लिए। अब ए और बी क्या कर रहे हैं, मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो कंपटीशन मार्केट में कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको क्या है, और व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो उसने क्या किया, एक नए व्यक्ति सी को जोड़ा। ठीक है, सी को जोड़ा और यही क्या कहलाएगा, नए साझेदार के प्रवेश के समय ये सारे कारण होंगे, यानी ये सब कॉजेस होंगे। इसी कारण क्या है, किसी भी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। तो आप लोग को समझ में आया कि नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है, ये सारे कारण। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण क्या होता है, एक फर्म के अंदर नए साझेदार का प्रवेश होता है। अब यहाँ पे हम लोग को ये सीखना है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, ठीक है, तो अकाउंटिंग करनी पड़ती है, यानी फर्म को ए और बी को बहुत सारी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे खाते तैयार करने पड़ते हैं, नया लाभ हानि अनुपात पता करना पड़ता है। तो वो सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, और वो उन सारे चीजों को सीख कर क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म में लेखांकन की निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी जब क्या होगा, सी इनके फर्म में क्या होगा, प्रवेश लेगा, तो बहुत सारे क्या होंगे, जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम होंगे वो ए और बी के क्या होंगे, सामने आएंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्या होगा, नए साझेदार की पूंजी क्या हो, यानी फर्म के अंदर जो पार्टनर आएगा, नया पार्टनर, उसका कैपिटल क्या होगा। ठीक है, तो जितना वो लेकर आएगा उस हिसाब से उसको क्या होगा, कैपिटल उसका होगा। फिर उसके बाद जब नया साझेदार आएगा, ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से का त्याग उसके पक्ष में करना होगा। ठीक है, तो जब उसके पक्ष में क्या करेंगे, जब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेंगे, त्याग करेंगे, तो उसी से क्या होगा, इन लोगों का ए और बी और सी का क्या होगा, नया लाभ हानि अनुपात निकलेगा। तो हम लोगों को दूसरी समस्या जो होगी, नए लाभ हानि अनुपात की गणना के समय आए। ठीक है, तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा तो हमको नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी होगी। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग को त्याग अनुपात की भी गणना करनी होगी। त्याग अनुपात क्या होता है, अभी मैंने बताया, ए और बी क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे, ये पहले बिजनेस चला रहे होंगे। फिर सी क्या होगा, क्या होगा, इनके बिजनेस से जुड़ेगा, तो ए और बी को क्या होगा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्से का जो त्याग है वो सी के पक्ष में करना होगा, और सी को भी क्या करना होगा, बिजनेस का पार्टनर बना के उसको भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देना होगा। तो उस समय क्या होगा, त्याग अनुपात की भी गणना की जाएगी। इसके बाद ख्याति का मूल्यांकन एवं समायोजन किस प्रकार होगा, बताए थे, सी को क्या करना होगा, ठीक है, ख्याति लाना होगा, या ख्याति के बराबर की राशि क्या होगा, ए और बी को देना होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, बहुत समय पहले से बिजनेस चला रहे हैं, उन लोगों ने अच्छा खासा मार्केट में अपना गुडविल बना लिया है। ठीक है, तो उस गुडविल का कुछ पैसा क्या करेगा, सी इन लोगों को देगा। तो ख्याति का हम लोग मूल्यांकन और समायोजन पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे संचय एवं अवितरित लाभ का समायोजन, यानी रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, उसी को बोलते हैं अवितरित लाभ। उसका लेखांकन कैसे करेंगे, उसका समायोजन कैसे करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे।
संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन सीखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, अपने चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा है पुनः मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब सी क्या होगा, फर्म में प्रवेश लेगा, तो ए और बी क्या करेंगे, अपने संपत्तियों दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करेंगे, ताकि सी को भी क्या कर सके, वो अपने संपत्तियों और दायित्वों में क्या कर सके, उसको भी कुछ हिस्सा दे सके। तो उसके लिए पुनः मूल्यांकन खाता बनेगा। फिर उसके बाद पुराने और नए साझेदार के पूंजी का समायोजन होगा, ये भी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में मतलब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनेगा और अन्य जो लेखांकन होंगे, ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, इतनी समस्याएं आएंगी लेखांकन की, जो क्या होगा, नए साझेदार के प्रवेश के समय ए और बी यानी पुराने साझेदार क्या होंगे, करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि अगर ए और बी क्या है, पार्टनर है, ठीक है, और सी क्या हो रहा है, एक नए पार्टनर के रूप में क्या हो रहा है, प्रवेश ले रहा है, तो जो प्रवेश ले रहा है उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू पार्टनर को। और जो पहले से क्या है, फॉर्म में बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर। ध्यान में रखिएगा, ओल्ड पार्टनर, ये याद रहेगा। फिर इसके बाद तो ए और बी क्या होंगे, न्यू पार्टनर कहलाएंगे, और सी न्यू पार्टनर कहलाएगा, और ए और बी क्या होंगे, ओल्ड पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, अब जब सी क्या होगा, फॉर्म में प्रवेश लेगा, तो अपने साथ क्या होगा, सामान्यता ख्याति लेकर आएगा और पूंजी लेकर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नए साझेदार के प्रवेश के समय जो लेखांकन की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसमें से सबसे हम लोग क्या करेंगे, पहला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि नए साझेदार की पूंजी क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नए पहला समस्या। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश पर देखिए, अभी मैंने बताया कि जब नया साझेदार क्या होगा, फर्म में प्रवेश लेगा, तो क्या होगा, वो अपने साथ क्या लाएगा, पूंजी लाएगा। सबसे पहले क्या लाएगा, पूंजी लाएगा, यानी कैपिटल लाएगा। तो मान लीजिए ए और बी क्या है, पार्टनर है, और सी क्या कर रहा है, इनके फर्म में क्या हो रहा है, प्रवेश ले रहा है। अब सी जब प्रवेश ले रहा है, तो वो अपने साथ क्या हो रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, कैपिटल लेकर आ रहा है, कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल कहाँ आएगा, ए और बी के फर्म में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगी, एक आप लोग को जनरल प्रविष्टि करनी होगी। क्या जनरल प्रविष्टि होगी, कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, नरेशन भी लिख लेते हैं, बीइंग, ठीक है, न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सी है, सी ब्रॉट कैपिटल इन द फॉर्म, क्या होगा, 1 लाख रुपए से डेबिट करेंगे और 1 लाख रुपए से क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश लेगा, तो उसका वो पूंजी लेकर आएगा, तो उसके पूंजी से संबंधित क्या होगा, आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। तो ये जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, अब वो जब क्या होगा, अपने साथ कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल लाने का मतलब ये होता है कि कैपिटल या तो वो क्या होगा, एक तो या तो कैश के फॉर्म में लेके आ सकता है, या वो किसी गुड्स के फॉर्म में लेके आ सकता है, या किसी एसेट्स के फॉर्म में भी लेकर आ सकता है। ठीक है, तो व्यवसाय के अंतर्गत अब कैपिटल का भी एक क्या होता है, अपना एक डेफिनेशन होता है, पूंजी का भी क्या होता है, अपना एक अर्थ होता है। तो पूंजी का मतलब क्या होता है अकाउंटेंसी में, कि व्यवसाय के अंदर जितना भी हम लोग नगद या कोई वस्तु या कोई संपत्ति अगर हम लगाते हैं, कोई भी लगाता है, ठीक है, तो उस व्यवसाय के लिए वो क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। यदि नया साझेदार जो सी है, वो अपने साथ कैश लेके आ रहा है, फॉर्म में लगा रहा है, तब भी वो कैपिटल है। वो गुड्स लेके आ रहा है, कोई माल ऐसा लेके आ रहा है जो ए और बी पहले से उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। अगर कोई एसेट्स लेके आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल ही कहलाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमने यहाँ पे जो एंट्री कराई है, वो कैश ले आने की एंट्री कराई है। अगर कोई एसेट्स लाएगा, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे एसेट्स को डेबिट कर दीजिएगा। अगर कोई गुड्स लाएगा, तो उसको स्टॉक बोलिएगा, स्टॉक को डेबिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो डेबिट करके, और नीचे क्या होगा, क्रेडिट साइड में आप लोग लिखेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए एसेट्स लाता हो 50,000 का, और 20,000 का क्या होता है, वो स्टॉक लाता। ठीक है, तो टोटल उसका कैपिटल कितना बनता, 1,70,000।
1 लाख का कैश लाता, तो इस हिसाब से हाँ केवल वो कैश गुड्स और एसेट्स ही नहीं लेके आ सकता है, वो इसके साथ साथ लायबिलिटी भी कोई लेके आ सकता है। ठीक है, लायबिलिटीज मान लो सी के ऊपर क्या है, कोई लोन है, या सी का क्या है, कोई क्रेडिटर है जिसको उसको पैसा देना है, तो वो भी लेकर आ सकता है। अगर वो कोई लायबिलिटी लेके आता है तो लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। मान लीजिए वो क्रेडिटर लेके आता है तो क्रेडिटर को क्या करेंगे, हाँ क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिटर को जब क्रेडिट करेंगे फॉर्म में, तो ये सारा पैसे का भुगतान कौन करेगा, ए और बी करेगा, यानी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पहला यही होता है समस्या कि जब नया साझेदार क्या होता है, फॉर्म में प्रवेश लेता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो पूंजी लेकर आता है। तो पूंजी लाता है तो कुछ इस प्रकार से क्या होती है, जनरल एंट्री होती है। अब जब वो पूंजी लाएगा तो उसका क्या होगा, दो जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो कैश या बैंक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैश या बैंक अकाउंट में एक एंट्री होगी आपकी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का आप खाता बनाएंगे तो उसमें क्या होगी, ये एंट्री होगी। मान लीजिए सी क्या है, कैपिटल लेकर आ रहा है, तो लिखेंगे टू सी एस कैपिटल। मान लीजिए लाख रुपए लेके आ रहा है तो लाख रुपए इसमें एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड में। और एक एंट्री कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब सबका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें एंट्री होगा। और उसमें किस साइड एंट्री होगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर का कैपिटल है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो बाई कैश लिखकर क्या होगा, नए साझेदार की पूंजी को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आप लोग को क्या होगा, पहली समस्या जो लेखांकन की होती है वो समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे नया लाभ हानि अनुपात निकाला जाता है और कैसे त्याग अनुपात निकाला जाता है, यानी कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है जब कोई नया पार्टनर क्या होता है, फर्म में एडमिशन लेता है, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये पूरा वीडियो रहा इस चैप्टर के क्या है, इंट्रोडक्शन का, या बेसिक कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पे समझाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो मैंने बताया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये क्या है, ये टॉपिक यहाँ पे क्या होगा, खत्म होता हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।